हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। देखो, ये जो सवाल हैं आपके वो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, बैंक, एसएससी, कोई भी अगर आप एग्जाम देते हो तो आपको ये वाले क्वेश्चन वहाँ पे मिलते हैं। और ये वाले वो सवाल हैं जो आपके हर एक पेपर में किसी न किसी रूप में मिलते जरूर हैं। और इन क्वेश्चन को आप अगर सही मेथड, सही तरीके से करते हो तो बहुत ही कम टाइम में आप इसको सोल्व कर लेते हो और एक अच्छा स्कोर आप पा सकते हो। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ मोस्ट प्रोबेबल जो आपके एग्जाम में आती हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। बेस्ट ट्रिक और बेस्ट मेथड से शुरू करेंगे। आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो आप पेपर में चुटकियों में हल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लेना और शॉर्ट वीडियो में जाकर अगर आप देखोगे तो आपको बेस्ट मेथड में बहुत ही कम समय में एक सवाल सोल्व करने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 और ऐसे करते करते 1 प्लस 132 तक ही आया है। हमें बताना है इन सब का योगफल क्या होगा। तो ऐसे सवाल करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चे, पहले यहाँ पर इसको ढूंढते हैं क्या मेथड लगने वाला है। देखो यहाँ पर 1/20 है, 1/30, 1/42। तो 1/20 को आप लिख सकते हो यहाँ पर 4 × 5, क्योंकि 4 पंजे क्या होता है, 20 होता है। वैसे ही यहाँ पर 1/30 है तो उसको लिख सकते हो 5 × 6। और वैसे ही 1/42 है तो इसको लिख सकते हो आप 6 × 7। आपने देखा कि जब हम नीचे के गुणनखंड कर रहे हैं तो ये वाले जो गुणनखंड है आपके क्रम में चल रहे हैं। 4 × 5, फिर 5 ये के बाद 5 × 6, यानी कि 5 से खत्म हुआ, यहाँ पे 5 से शुरू हुआ, फिर 6 × 7। वैसे ही अगर हम यहाँ पे 56 को लिखेंगे तो 1 × 7 × 8 लिख सकते हैं। यानी कि ये जो है क्रम में चल रहे हैं। और ऐसे क्रम में चलते चलते जब हम 3 4 को देखेंगे तो लगभग सारे ही ऐसे चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको लगातार ना करके सिर्फ लास्ट वाला नंबर जो है 1/132 इसको देख लेंगे। और 132 होता है आपका 1 × 11 × 12, क्योंकि 11 और 12 गुणा होती है 132। अब जब आपने ये नंबर देखे तो आपको अब करना है इसको हल। और हल करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, सभी को हल नहीं करेंगे। यहाँ से पहले वाले में से जो सबसे पहले आया, सबसे छोटी संख्या 1/4 लेंगे। और इधर लास्ट में से सबसे बड़ी संख्या 1/12 लेंगे। तो 1/4 माइनस 1/12 हम इसको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद अब इसका एलसीएम लेंगे। 4 और 12 को माइनस करने में एलसीएम 12 आ जाएगा। 4 × 12 होता है और 12 × 12। तो फाइनली 3 में से गया कितना बचा, 2/12। 2 × 2 और 2 × 12। इसको सोल्व करके हमारा 1/6। लेकिन हमारे जो आंसर है वो यहाँ पर पॉइंट में है, भिन्न में नहीं है। अब यहाँ पे जो 1/6 आया, इस 1/6 को मैं भिन्न में बदलूंगा। यानी कि ये जो आपका अंश है इसको हर से भाग करूंगा 6 से। पॉइंट लगाया यहाँ पे 0 और इसको हल करूंगा तो 6 कम कितना होगा, 6। 10 में से 6 गया आपका 4, 0। 6 छंग आपका कितना हो जाएगा, 36। 10 में से 6 गया फिर 4, फिर 0, 6 छंग 36। अब आप इसको कितनी भी बार करोगे तो ये खत्म नहीं होने वाला, यानी कि 6 6 ऐसे चलता ही चला जाएगा। और जब कोई चीज़ रिपीट होती है तो उसको हम लिख सकते हैं 0.1। और 6 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको 6 का बार लिख देंगे। अब ये आपका आंसर आया फाइनली 0.16 का बार। और ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह के सवाल में अगर आपको ऐसा मिलेगा तो पहले एक पैटर्न ढूंढना होगा। उस पैटर्न को जैसे ही आप मिल जाएगा तो आपको सबसे पहली संख्या का सबसे छोटा और सबसे बाद में जो है उसका सबसे बड़े को आपस में माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें कहा गया है किसी उत्तल बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करो यदि भुजाओं की संख्या 6 है। अगर देखो, बहुभुज का मतलब क्या हुआ, जैसे पहला बहुभुज आपका त्रिभुज होता है और त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है कितना, 180। अगर इसके सभी अंतर कोणों का योग हम निकालते हैं तो 180 आता है। वैसे ही अगर आपको चतुर्भुज देखें तो चतुर्भुज के भी सभी कोणों का योग आपको पता ही होगा, हर एक बच्चे को 360 होता है। लेकिन जैसे ही मैं कहूँगा कि बेटा मुझे ना पंचभुज का बता दे तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि यार इसका कितना होगा। या फिर मैं आपसे कहूँगा कि बेटा मुझे षष्ठभुज का बता दो तो आपको कन्फ्यूजन होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से आप इसको निकाल सकते हो। अगर आपको भुजाओं की संख्या पता है कि कितनी भुजाएं हैं इसकी, तब ऐसी कंडीशन में इनके सभी अंतःकोणों का जो योग होता है वो होता है n-2 और गुणा में 180। n-2 और गुणा में 180। n जो है वो भुजाओं की संख्या है। n क्या है, भुजाओं की संख्या। अब इस सवाल में कहा यदि भुजाओं की संख्या कितनी हो, 6 हो। तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या 6 है। अब मैं क्या करूँगा, 6 में से 2 को माइनस करूँगा, 6 - 2 और इंटू में 180। 6 में से 2 गए 4 और गुणा में हो जाएगा आपका 180। और 180 की 4 से गुणा करेंगे 720। तो इसके सभी कोणों का योग होगा 720। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। तो उसके लिए बस फॉर्मूला याद रखना, जो भी आपकी भुजाओं की संख्या होगी उसमें से आपको 2 घटाना है और 180 से गुणा कर लेना है। ये किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। इस सवाल में आपको कहा गया है 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या की आधी संख्या कितनी होगी।
अब ये विकर्ण क्या होता है, जैसे आपका पहला बहुभुज होता है त्रिभुज, और त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता, इसमें विकर्णों की संख्या होती है 0। उसके बाद अगला जो हमारा बहुभुज होता है ये होता है चतुर्भुज, और चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या 2 होती है। विकर्ण किसको बोलते हैं, जो आमने सामने कोणों को मिलाने वाली भुजा होती है ए बी सी डी में, तो ये विकर्ण है आपके ए सी, और बी डी जो है वो क्या है आपका विकर्ण है। तो वैसे ही हमारा चतुर्भुज के बाद अगर हम पंचभुज बनाते हैं तो पंचभुज में भी हमारे अलग अलग विकर्ण हो जाते हैं, जैसे ये हमारा विकर्ण हो गया, ये हमारा विकर्ण हो गया, ये हमारा विकर्ण हो गया, ये सारे क्या हैं इसके विकर्ण है, ये भी इसका विकर्ण है। इसी तरीके से अगर आपको एक बड़ा सा बहुभुज दे दिया जाए जिसके अंदर 100 भुजाओं, उसके विकर्णों की संख्या की आधी संख्या क्या होगी, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भाई इसके विकर्ण कितने होंगे, तभी उसका आधा कर लेंगे। अब ये जो विकर्ण हम कैसे निकालते हैं किसी भी आपके बहुभुज के, तो उसके लिए आपको भुजाओं की संख्या पता होनी चाहिए। अब मान लीजिए भुजाओं की संख्या n है, तो ऐसे कंडीशन में जो विकर्ण होंगे उसकी संख्या बराबर हो जाएगी आपकी n गुणा n-2। ध्यान रखना n गुणा n-2 नहीं 3, n-3 और बटे में 2, ये टोटल विकर्णों की संख्या होती है किसी भी बहुभुज में। आप यहाँ पर हल करके देख सकते हो। अगर मैं n बराबर 3 ले लेता हूँ, अगर मैं देखूँ कि त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो आप यहाँ पर लिखोगे 3 गुणा 3-3 बटे में 2। 3 में से 3 गया कितना है 0, 3 की 0 से करेंगे 0, तो त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता। इसी तरीके से अगर आप चतुर्भुज में देखो तो 2 आ जाएगा, लेकिन आपको बताना है 100 भुजाओं वाले में। किस में बताना है, 100 भुजाओं वाले में। जब हम 100 भुजाओं वाले में बताएंगे तो n की जगह पे कितना रखना होगा, हमें n की जगह पे 100 रखना होगा। तो यहाँ पर जो टोटल विकर्ण होंगे वो हो जाएंगे आपके 100 गुणा 100-3 और बटे में 2। ये 100 भुजाओं वाले विकर्ण की संख्या हो जाएगी 100 गुणा 100-3 बटे 2। अब इसको हल करेंगे तो 100 गुणा 100 में से 3 गए कितना बचेगा आपका 97 और बटे में 2। इसे हल करेंगे यह आ जाएगा आपका 50। अब यहाँ पे काटेंगे 5 सत्ते 35, 5 नम 45 और 3 48, 0। तो 4850 विकर्ण होंगे जिसके अंदर 100 भुजाएं होंगी। लेकिन हमें बताना है विकर्ण की संख्याओं की आधी संख्या, यानी कि हमें ये तो 4850 विकर्ण हो गए और हमें बतानी आधी। तो आधी जो संख्या होगी वो हमारी हो जाएगी यहाँ से 4850 भाग 2। हल करेंगे तो 2425 विकर्ण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला डायरेक्ट भी बना सकते हैं कि भाई अगर मुझे यहाँ पे विकर्णों की संख्या निकालनी है तो एक फॉर्मूला हमें बताना है। अगर टोटल विकर्ण पूछे तो ये हो जाएगा n गुणा n-3 बटे में 2। कुल विकर्ण कितने, कुल विकर्ण। और अगर हमसे पूछे आधी संख्या विकर्णों की आधी, तो भाई बटे में 2 की जगह क्या कर देंगे 4। तो n गुणा n-3 बटे में 4 करेंगे तो ये विकर्णों की आधी संख्या मिल जाएगी। क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ पर जो टोटल विकर्ण थे उसमें 2 नीचे और गुणा कर दी, तो इसमें मिलेगी आधी संख्या और यहाँ पे मिलेंगे हमें पूरे विकर्ण। अगला सवाल देखिए, मूल्यांकन करें, इसका मान ज्ञात करना है आपको। √30 प्लस √30 प्लस √30 ऐसे ये चलता जा रहा है। अब आपको बताना है इसका मान क्या होगा। तो ये बहुत ही सिंपल से सवाल होते हैं। अगर आपको यहाँ पर संख्या दी है √30, यानी कि इसके सिर्फ अंडर के अंदर संख्या है, तो आपको क्या करना है, इस संख्या के गुणनखंड करने हैं। जैसे ये 30 है तो 30 के गुणनखंड करने हैं, और 30 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि इनकी अगर मैं गुणा करूँ तो गुणा करने पर 30, भाई गुणनखंड है तो 30 ही आएगा। लेकिन अगर मैं इनको माइनस करूँ तो माइनस करने पर मुझे हर बार 1 मिलना चाहिए, ये फिक्स है। अब 30 के गुणनखंड करेंगे तो 30 के गुणनखंड हो जाएंगे 6 पंजे 30, और 6 में से अगर 5 घटाते हैं तो 1 आता है। तो बच्चे अगर यहाँ पे आपका प्लस की संख्या है, हर जगह प्लस है बीच में, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका उत्तर होगा वो इन दोनों गुणनखंड में बड़े वाला गुणनखंड हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 6 है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस में हमारा छोटे वाला गुणनखंड हो जाता, जैसे हम इस वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं। जैसे आपका ये 6 है तो 6 में इसका मान पूछा है, तो मैंने क्या कहा 6 के ऐसे गुणनखंड करेंगे तो कि उनकी गुणा करने पर तो 6 आए, भाई 6 के गुणनखंड है तो 6 आएगा। लेकिन उनको अगर हम घटाते हैं तो घटाने पर 1 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और 3 में से अगर 2 घटाते हैं तो 1 आएगा। और क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस, तो इसमें जो छोटे वाला गुणनखंड है वही आपका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगर आपको ये समझ में आए तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भाई इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर करना। अब मैं डेली आपको अच्छे अच्छे ऐसे मेथड दूंगा और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन दूंगा जो आपके पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।